न्यूज ने लेखक को बहुत कम उम्र में ही आकर्षित कर लिया था और फिर उनकी जिंदगी पर कब्जा कर लिया। ये एक आदत बन चुका है। आप उठते हैं, सीधे फोन उठाते हैं और ताज़ा खबरों को स्क्रॉल करने लगते हैं। धुंधली आंखों से चंद हेडलाइंस पढ़ने के बाद आप किसी अजीब से आर्टिकल पर क्लिक कर देंगे जिसे दिन गुजरने के साथ आप भुला चुके होंगे। फिर सारा दिन आप इसी तरह फोन पर न्यूज चेक करते रहेंगे क्योंकि दिन भर एक से बढ़कर एक बुरी खबरें आती रहती हैं जो आपको चिंतित और उदास कर देती हैं। अगर ये सुनने में जाना पहचाना लगता है तो ये समरी आपके लिए है। न्यूज एडिक्शन आज चारों ओर फैल चुका है। हम में से ज्यादातर लोग पहले से भी ज्यादा अपनी आंखें अपडेट्स पर चिपकाए रहते हैं और आप ये भी पाएंगे कि इससे हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर अच्छा असर नहीं हो रहा है। अगर ये मामला है तो क्यों ना न्यूज को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, क्यों ना न्यूज ऐप्स को डिलीट कर दिया जाए, वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाए और न्यूज़पेपर बंद करवा दिया जाए। ऐसा करने से आप कुछ खोएंगे नहीं, बल्कि इस तरह आपके पास एक शांत और साफ दिमाग पाने की उम्मीद होगी। इस समरी में आप जानेंगे कि न्यूज पढ़ने से कैसे आपका दिमाग रीवायर होता है, आपको अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्यों ढूंढना चाहिए, कैसे नेगेटिविटी की तरफदारी करने से अखबार बिकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज से बचकर भागना लगभग नामुमकिन है, भले वो मिनट दर मिनट अपडेट हो जो फोन पर फ्लैश होती रहती हैं, कैब में चल रहा रेडियो हो या एयरपोर्ट लाउंज में लगे बड़े स्क्रीन। खबर हर जगह हमारा पीछा करती है। लेखक के मामले में उन्होंने खुद एक्टिवली न्यूज की खोज की। 70 के दशक में स्विट्जरलैंड के ल्यूसन में जब वो बड़े हो रहे थे तो खबर अखबार डालने वाले लड़के और रेडियो के जरिए सुबह सवेरे उन तक पहुंचती थी। फिर शाम को टीवी समाचार और करंट अफेयर्स शो होते थे। लेकिन रॉल्फ डोबेली के लिए ये काफी नहीं था। 17 साल की उम्र तक वो पूरी तरह से खबरों के आदी हो चुके थे। 17 साल के डोबेली अपना हर शनिवार ल्यूसन की लाइब्रेरी में रीडिंग रूम में बिताते थे। वहां वो पुराने जमाने के रिम वाले चश्मे और सूट पहने बुजुर्गों के साथ बैठते थे क्योंकि ये बुजुर्ग शांति से वीकेंड पेपर के पन्ने पलटते रहते थे। ऐसा करने से डोबेली को उम्मीद थी कि एक दिन वो भी इतने ही दुनियादार और सोफिस्टिकेटेड लगेंगे जितना ये बुजुर्ग लगते थे। वो ल्यूसन की घिसी पिटी जिंदगी और गपशप का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते थे। वो एक महत्वाकांक्षी बुद्धिजीवी की तरह महसूस करना चाहते थे। दुनिया के हिस्टोरिकल इवेंट्स में उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। नेता हाथ मिला रहे हैं, आपदाएं घट रही हैं, दुनिया की दूसरी ओर राजनीतिक अशांति बढ़ रही है। ऐसी चीजों में डोबेली को काफी मजा आता था। फिर जब उन्हें स्विस एयर में फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पर पहली नौकरी मिली, उनका अखबार पढ़ना और भी तेजी से बढ़ गया। चूंकि वे अपना ज्यादातर वक्त प्लेन में गुजारते थे, वो फ्लाइट अटेंडेंट के लाए सारे अखबार पढ़ लेते थे और जो वो फ्लाइट के दौरान नहीं पढ़ पाते थे उसे वे अपने ब्रीफ केस में बाद के लिए बचा कर रख लेते थे। 1990 के दशक में चारों ओर इंटरनेट की शुरुआत होने के बाद ये आदत कंट्रोल से बाहर हो गई। उनके कंप्यूटर का स्क्रीन सेवर ताज़ा हेडलाइंस का डिस्प्ले होता था जो टाइम स्क्वायर में लगी स्क्रीन्स की तरह ही स्क्रॉल होता रहता था। उन्होंने अखबारों के डेली न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लिए थे और पुश नोटिफिकेशन सेट कर दिया था ताकि वो कुछ भी मिस ना कर दें। इस तरह उन्हें लगा जैसे वो दुनिया के हर कोने से जुड़े हुए हैं। फिर एक दिन उन्होंने अचानक नोटिस किया कि वे अब किताबों या लंबे आर्टिकल्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कुछ पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही उनका दिमाग कंटेंट अब्सॉर्ब करने से मना कर देता है और फिर शुरू हुई उनकी एंजाइटी की समस्या। डोबेली ने महसूस किया कि शायद वे इंफॉर्मेशन ओवरलोड की परेशानी से जूझ रहे हैं। इतनी खबरें जानने पढ़ने से आखिर उन्हें क्या मिला? क्या वो ज्यादा बुद्धिमान हो गए थे? क्या वो खुश थे? क्या वे साफ तौर पर सोच पा रहे थे? इन सभी सवालों का जवाब एक जबरदस्त ना के अलावा कुछ नहीं था। पहले अखबार से लेकर अब तक खबरें रेलेवेंस की जगह ताजगी पर आधारित रही हैं। आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। 5 साल पहले के बारे में सोचें। देखें कि क्या आपको उस वक्त की सबसे अहम खबरें याद हैं। मुमकिन है बड़ी मुश्किल से आप सिर्फ 1 या 2 बड़ी चीजें याद कर पाएंगे। तो बाकी सारी ब्रेकिंग न्यूज कहाँ गई? क्यों नहीं आप वो सारी बड़ी हेडलाइंस याद कर पा रहे जो उस वक्त बहुत जरूरी लग रही थी? भले ही उस वक्त उन हेडलाइंस ने आपका ध्यान आकर्षित किया हो, लेकिन आगे चलकर उनका कोई बड़ा मतलब नहीं था। जिसे खबर माना जाता है उसका मतलब किसी सेलिब्रिटी का रिहैब जाना, प्रशांत महासागर के ऊपर हुआ प्लेन क्रैश या किसी बच्चे का बोरवेल में गिर जाना हो सकता है।
और भले ही इनमें से कुछ कहानियां दुखद हों, बहुत कम ऐसी होंगी जिनका मानव प्रजाति के लिए कोई बड़ा महत्व हो या वाकई आपकी जिंदगी में उसका कोई असर हो। न्यूज बिजनेस में नएपन को लेकर लंबे वक्त से एक जुनून रहा है। 1650 में जर्मनी के लिप्जिंग में पहला डेली न्यूज़पेपर छपने के बाद से न्यूज का मतलब वो प्रस्तुत करना हो गया जो राहगीरों का ध्यान खींचने में कामयाब रहे। अखबार बेचने के लिए एडिटर्स को एकदम नई और लुभावनी हेडलाइंस छापने की जरूरत थी। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहानियां ज्यादातर लोगों की जिंदगी के लिए रेलेवेंट यानी प्रासंगिक थी या नहीं। और ज्यादातर खबरों की बात की जाए, भले ही वो सार्वजनिक फांसी की कार्रवाई हो या किसी व्यापारी के घर का स्कैंडल, वे बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं थे। और ये चाल हम पर आज भी खेली जा रही है। असल में ये न्यूज मीडिया का प्रमुख बिजनेस मॉडल है। ज्यादातर ऑनलाइन मीडिया आउटलेट एडवर्टाइजिंग पर जिंदा है और एड को क्लिक की जरूरत होती है। इन क्लिक्स को हासिल करने के लिए न्यूज को और भी आकर्षक और नया होना होगा। स्मार्टफोन के इन्वेंशन के साथ हम अब 24/7 खबरों से चिपके रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में बेकार की खबरें भरता रहता है। हम अफगानिस्तान की सिचुएशन पर लगातार नजरें बनाए रख सकते हैं, क्योंकि हमें उस मामले में हो रहे हर नए और विभिन्न डेवलपमेंट को देखने की आदत हो चुकी होती है। ऐसा करते हुए हम उस बिजनेस मॉडल को ही बढ़ावा दे रहे हैं जो लेखक के कहे मुताबिक हमारी जिंदगी में जो सबसे जरूरी होना चाहिए, जैसे हमारी सेहत, परिवार और दोस्त, हमारा अड़ोस पड़ोस, उन सब से हमें दूर ले जाता है। ये हमारा अटेंशन हाईजैक कर लेता है, बजाय उन चीजों की छानबीन करने के जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आगे हम देखेंगे कि ये सारी खबरें हमारे दिमाग के साथ क्या कर रही हैं। बहुत सारी खबरें पढ़ने से हमारा दिमाग नकारात्मक रूप से रीवायर हो जाता है। इंसानी दिमाग के बारे में सोचें। बहुत लंबे अरसे तक हम ये सोचते थे कि जब तक हम बड़े होते हैं हमारा दिमाग पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है, लेकिन अब साइंटिस्ट को पता है कि दिमाग लगातार रीशेप होता रहता है। नर्व सेल्स पुराना कनेक्शन तोड़कर नया बनाती हैं। रिन्यूअल की ये लगातार विकास की प्रक्रिया हमारी आदतों और चॉइस पर निर्भर करती है। लंदन के टैक्सी ड्राइवरों को ही ले लें, जो हर दिन लंदन के विशाल नक्शे को याद करने पर निर्भर रहते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि इन टैक्सी ड्राइवरों के हिपोकैम्पस में बस ड्राइवरों की तुलना में कई नर्व सेल्स थीं, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जिन्हें उस नक्शे को याद नहीं रखना पड़ता था। उनके काम ने उनके दिमाग को रीवायर कर दिया था। तो अब जरा सोच कर देखिए कि आप खबरों के शौकीन हैं। अगर आप लगातार अपने दिमाग में खबरों की बाढ़ लाते रहेंगे तो यह आपके दिमाग का आकार बदलने लगेगा और इस सारी प्रोसेस से होने वाली उत्तेजना की वजह से आपकी नर्व सेल्स पुराने कनेक्शन तोड़कर नए बनाने लगेंगी। और जब आप खबर नहीं भी पढ़ रहे होंगे तब भी आपका दिमाग अलग तरह से काम करेगा, और वो भी सही तरीके से नहीं। टैक्सी ड्राइवर की तरह हम अपने दिमाग के एक हिस्से को टोन कर रहे हैं, जबकि दूसरे हिस्सों को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम बहुत सारी खबरें पढ़ या देख लेते हैं तो हम दिमाग के किस हिस्से को ज्यादा डेवलप कर रहे हैं? जैसे जैसे हम एक हेडलाइन से दूसरी हेडलाइन पर मंडराते रहते हैं, हम मल्टीटास्किंग और बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बने न्यूरोनल सर्किट को डेवलप होने के लिए एनकरेज करते हैं। लेकिन इसके साथ ही दिमाग का दूसरा हिस्सा वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो द्वारा किए गए रिसर्च से पता चला कि ज्यादा एक इंसान बहुत तरह की मीडिया का इस्तेमाल करता है, उतनी ही कम ब्रेन सेल्स एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में होती हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो ध्यान देने की अवधि और नैतिक समझ के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे दिमाग पर इंटरनेट के इस्तेमाल के असर पर काम करने वाले एक जाने माने रिसर्चर निकोलस कार के मुताबिक, जब हम ऑनलाइन न्यूज को स्क्रॉल करते हैं, हमारे दिमाग सरसरी तौर पर पढ़ने, जल्दबाजी और डिस्ट्रैक्टेड होकर सोचने और सतही ज्ञान अडॉप्ट करने के लिए रिवायर हो रहे होते हैं। तो गहराई से सोचने और ध्यान से पढ़ने के लिए जरूरी न्यूरोनल सर्किट कम होने लगेंगे। अगर आप हर वक्त खबर देखने पढ़ने वाले लोगों में से हैं, तो आपने ये बदलाव खुद में नोटिस किया होगा। यहाँ तक कि अगर कभी आप किताबी कीड़े रहे भी हों, जो पढ़ने के बाद उस पर गहन विचार करता है, अब शायद आपका दिमाग 5 से 6 पन्ने पढ़ने के बाद भटक जाता होगा। इससे भी बदतर हो सकता है कि आप न चाहते हुए भी हर थोड़ी देर में अनजाने में ही अपना फोन उठा लेते हों। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट माइकल मर्जेनिक के शब्दों में, हम अपने दिमाग को बकवास बातों पर ध्यान देने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। खराब खबर आपकी सेहत के लिए जहर के बराबर है।
अगर आप अखबार का पहला पन्ना देखेंगे या किसी न्यूज साइट को ब्राउज करेंगे तो देखेंगे कि ज्यादातर हेडलाइंस बुरी खबरों की ही होंगी। आप यहाँ पर कहीं चल रहे हत्या के दौर या जंगल में फैल रही आग, ये शायद एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी की मौत के बारे में पढ़ेंगे। अच्छी खबर को शायद ही कभी फ्रंट पेज जगह दी जाए। ऐसा इसलिए कि अच्छी खबरों से अखबार नहीं बिका करते या लाइक्स नहीं मिला करते। लेकिन ये सारी बुरी खबरें हमारा कोई भला नहीं कर रही हैं। हम क्यों बुरी खबरों की ओर खिंचते चले जा रहे हैं? ये एक एवोल्यूशनरी ट्रेट है। बुरी खबर को अच्छी खबर से ज्यादा रेलेवेंट माना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो कई सदियों से हमें जिंदा रहने के लिए खतरे के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। इस वजह से इंसानों के पास नेगेटिविटी बायस जैसी चीज देखी जाती है। इसका मतलब है कि नकारात्मक जानकारी यानी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का हम पर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के मुकाबले ज्यादा असर होता है। इस उदाहरण से समझें, अगर स्टॉक 10% से क्रैश हो जाता है तो इससे हमें उससे दुगना दुख होगा। जितनी खुशी इतने ही प्रतिशत स्टॉक राइज होने पर होती है। नेगेटिविटी बायस ऐसी चीज है जो हम में गहरी बसी हुई है। न्यूज मीडिया तब लोगों की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर ऐसे भावुकता का गलत फायदा उठाते हैं। हालांकि मीडिया ने इस टेंडेंसी को हमारे अंदर नहीं डाला, लेकिन इसने बेरहमी से हमारी इस टेंडेंसी का शोषण किया है। क्लिक हासिल करने के लिए, अखबार बेचने के लिए मीडिया बुरी खबर को ही फ्रंट और सेंटर में रखती है। अफसोस की बात यह है कि इसका हमारे शरीर पर बुरा असर होता है। बुरी खबर एक मनोवैज्ञानिक तनाव है जो दिमाग के हाइपोथैलेमस के एड्रेनलिन छोड़ने की वजह बनती है। फिर वो एड्रेनलिन कोर्टिसोल को बढ़ाता है, जिससे खून बहुत तेजी से बहने लगता है। ये इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर करता है और ग्रोथ हार्मोन्स के प्रोडक्शन में रुकावट डालता है। ये सारी खबरें पढ़ने से, जो लगभग सारी बुरी खबरें हैं, आप अपने शरीर को स्ट्रेस करते हैं, उसके इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत को कमजोर करते हैं और बहुत मुमकिन है कि इससे आपको हाजमे और ग्रोथ संबंधी दिक्कतें होने लगें। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा की एक स्टडी में पाया गया कि सभी एडल्ट्स में से आधे लोग न्यूज एडिक्शन की वजह से होने वाले तनाव से पीड़ित हैं। असली बुरी खबर तो ये है कि न्यूज कंजम्पशन एक ऐसा जहरीला साइकिल है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। स्ट्रेस आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को भी कमजोर करता है। फोन नीचे रखने या कंप्यूटर बंद करने की इच्छा शक्ति के बिना आप शायद ज्यादा से ज्यादा खबरें कंज्यूम करते चले जाएं और इसी तरह पैटर्न जारी रहता है। खबरें पढ़ना आपको दुनिया को बेहतरी में बदलने में मदद नहीं करता। सोचिए कि दूर देश में कहीं भूकंप आया है। झटके ऊंची और भुरभुरी इमारतों को हिलाने लगते हैं। ईंटों की धूल के गुबार में छत ढह जाती है। व्यस्त सड़कों के बीचों बीच बड़ी दरारें पड़ने लगती हैं जो कारों, बसों और पैदल चलने वालों को निगलने लगती हैं। स्कूल और अस्पताल मलबों में तब्दील हो गए हैं। थोड़ी देर बाद धूल से सने भूकंप में बचे चोट लगे लोगों की शुरुआती तस्वीरें पूरी दुनिया के न्यूज डेस्क तक पहुंचने लगती हैं। फिर जितनी जल्दी उन्हें टाइप किया जा सकता है, होते ही हेडलाइंस नजर आने लगती हैं। अचानक इस भयानक भूकंप के बारे में पूरी दुनिया को पता चलता है। हम सभी जानते हैं कि इस तरह की भयानक खबरें पता चलने पर कैसा लगता है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आतंकी हमलों और स्कूल में होने वाली गोलीबारी तक, हम ऐसे मामलों की जानकारी के लिए बेसब्र होकर स्क्रॉल करते हैं और इनकी अपडेट्स के लिए इंतजार करते हैं। सबसे बड़ी बात, हम खुद को लाचार महसूस करते हैं। हालांकि अफसोसनाक सच ये है कि इस तरह की खबरों का कंजम्पशन उन लोगों की रत्ती भर भी मदद नहीं करता जिन पर ये सब गुजरा है। शायद आपको लगता होगा कि ऐसी अप्रिय घटना की हर अपडेट पता करके आप उस घटना से ग्रस्त लोगों के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं। उनके साथ उनकी तड़प को महसूस करते हुए आपको महसूस होता है कि आप इंसानियत का परिचय दे रहे हैं और ऐसे मौकों पर इंसानियत की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत होती है ना? बदकिस्मती से आप सिर्फ मीडिया आउटलेट्स और उनके स्पॉन्सर्स की मदद कर रहे हैं। अपने अनगिनत क्लिक से आप उनकी जेबें भर रहे हैं जिन्हें मीडिया के रेवेन्यू मॉडल से फायदा होगा। और असल में क्या दूसरे की बदकिस्मती की हर छोटी घिनौनी डिटेल पता करते रहना गलत नहीं है? इसकी जगह आप उन दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए कुछ ठोस और असली कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जितना वक्त आप ताज़ा घटी दुर्घटना की अपडेट जानने के लिए स्क्रॉल करने में गुजारेंगे, उतना वक्त आप ओवरटाइम करने में दे सकते हैं ताकि उससे होने वाली एक्स्ट्रा इनकम को डिजास्टर रिलीफ फंड में दे सकें। अगर आप सच में अपनी इंसानियत दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को पैसे डोनेट करें जो ये जानते हैं कि जरूरतमंदों की मदद कैसे की जाती है। ये याद रखना भी जरूरी है कि बहुत सारी बुरी खबरें धीरे से फ्रंट पेज से हट जाती हैं। कुछ वक्त के बाद मीडिया किसी एक स्टोरी से बोर हो जाता है
भले ही वहाँ के दुर्घटनाग्रस्त लोगों की किस्मत अभी भी उतनी ही खराब हो या उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई हो। फिलिस्तीनी हालातों को ही लें या फिर यमन में पड़ने वाले अकाल को देखें, ये खबरें अब कहीं नहीं सुनाई देती, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं है। अगर आप सच में दुख कम करना चाहते हैं और दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाना चाहते हैं तो ऐसा करने के कुछ ठोस कारगर रास्ते खोजें। न्यूज से नाता तोड़ने के लिए आपको खुद को उससे पूरी तरह अलग करना होगा। आपने देखा कि कैसे न्यूज के प्रति एडिक्शन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये आपका अटेंशन उन चीजों पर खींच लेता है जिनकी ज्यादातर आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं होती। ये आपके दिमाग को इस तरह रिवायर कर देता है कि आप खोखले और डिस्ट्रैक्टेड थिंकर हो जाते हैं। ये तनाव पैदा करता है और आपकी शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचाता है, और ये आपको झांसा देता है कि आप दूसरों की तकलीफों से सहानुभूति दिखा रहे हैं, जबकि असल में आपको बेकार और भावना शून्य बना देती है। तो इस एडिक्टिव नुकसान पहुंचाने वाली आदत को छोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे अच्छा तरीका सबसे ज्यादा ड्रामेटिक है। इसमें खुद को न्यूज मीडिया से पूरी तरह अलग कर देना शामिल है। आपकी न्यूज हैबिट को तोड़ने का एक तरीका है जिसे डोबेली रेडिकल एब्स्टिनेंस कहते हैं। आपको कंप्लीट ब्रेक लेने की जरूरत है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बिना किसी खबर के 30 दिन गुजारें। उन 30 दिनों के आखिर तक उम्मीद है आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आपको हेडलाइंस देखने की बेचैनी नहीं होगी। ऐसा करने के लिए आपको अपने फोन से सारे न्यूज ऐप्स और अपने ब्राउजर से सारे न्यूज वेबसाइट्स को फेवरेट्स की लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए। अपने होम पेज को कुछ ऐसे सेट करें कि वो न्यूज फ्री रहे। आपको न्यूज़पेपर खरीदना बंद कर देना चाहिए, टीवी न्यूज देखना बंद कर देना चाहिए और रेडियो को भी टर्न ऑफ कर देना चाहिए। शुरू में आपको ये ब्रेक मुश्किल लग सकता है। न्यूज साइट पर क्लिक करने की इच्छा आपको बड़ी लुभावनी लगेगी, और जब आप ऐसे लोगों के साथ सोशलाइज करेंगे जो खबरों की दुनिया में ही रहते हैं, आपको शायद चिंता हो कि आप कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर कुछ दिलचस्प या ड्रामेटिक घटता है तो आपको जल्द ही उनसे पता चल जाएगा। 30 दिनों के आखिर में आपको इसके फायदे महसूस होने चाहिए। एक नई शांति और साफ सोचने की काबिलियत। बहुत मुमकिन है कि आप अपने पुराने तरीकों की ओर वापस नहीं लौटना चाहेंगे। इतने सारे नए नए मिले वक्त में आपको क्या करना चाहिए? न्यूज की जगह आप कुछ असली किताबें पढ़ सकते हैं। आप एक्सपर्ट्स के लिखे लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। आप कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं। दुनिया की खोखली समझ हासिल करने की जगह आप गहराई में जा पाएंगे। एक अच्छी किताब या एक लंबा आर्टिकल आपको दुनिया की एक अधिक बारीक समझ दे सकता है जितना कि न्यूज मीडिया कभी नहीं दे पाएगा। अपने कॉम्पिटेंस के सर्कल में ही रहें। न्यूज को छोड़ दें। पिछले लेसन में हमने देखा कि कैसे न्यूज छोड़ देने से आप दुनिया से पहले के मुकाबले ज्यादा गहरे लेवल पर जुड़ पाएंगे। जब आप न्यूज आर्टिकल से मिलने वाले सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन को पढ़ना बंद कर देते हैं तो आप दुनिया और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर बेहतर ढंग से सोच पाते हैं। आप ऊपरी तौर पर ना सोचकर गहराई में जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमेशा न्यूज पढ़ रहे हैं तो आप सैकड़ों डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में सीख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ सरसरी तौर पर। आपके पास कभी भी किसी चीज पर ठीक से ध्यान देने की काबिलियत नहीं होगी। इससे भी बदतर यह है कि आपको पता चलेगा कि आप उस चीज के लिए पर्याप्त वक्त नहीं देते जितना आपको असल में देना चाहिए। और अगर आप सच में उस चीज में सफल होना चाहते हैं, भले ही वो राइटिंग हो, ग्राफिक डिजाइन या मैथमेटिक्स, आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफे के पास कुछ है जिसे वो सर्कल ऑफ कंपीटेंस कहते हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो यही है जो उन्हें अच्छी तरह पता है। उनके लिए वो स्टॉक मार्केट है। वे इसके बारे में शायद किसी से भी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। वे इस सर्कल ऑफ कंपीटेंस से बहुत दूर कभी नहीं जाते। खबरें पढ़ने से हमें ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में पता चलता है जो हमारे सर्कल ऑफ कंपीटेंस के बाहर हो रही हैं, और हम उनमें से किसी के भी एक्सपर्ट कभी नहीं बनेंगे। आपसे एक साथ शानदार नॉवेल लिखने या एक जाने माने फिजिसिस्ट बनने और सैकड़ों अलग अलग देशों की खास पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सच तो ये है, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी चीज में असल में सफल होने के लिए आपको खुद को पूरी तरह से डेडिकेट करना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, फ्रेडा काहलो और बीथोवन अपने अपने क्षेत्रों में हर थोड़ी देर में न्यूज फीड स्क्रॉल करके महान नहीं बने। वे अपना पूरा वक्त बर्बाद करके वो सब नहीं कर सकते थे जो उन्होंने किया। सोच कर देखिए कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है और आपको 2 सर्जन के बीच चुनना है।
एक सर्जन सारी खबरें रखता है और हर थोड़ी देर में अपना फोन चेक करता है। दूसरी सर्जन ऐसा नहीं करती। इसके बजाय वो अपना समय अपनी फील्ड की किताबें पढ़ने में गुजारती हैं। आप किसे चुनेंगे? जाहिर है दूसरी सर्जन को। तो हम सभी के लिए आइडियल यही होगा कि हम दूसरी सर्जन की तरह बने। ऐसे लोग जो अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के बारे में जानते हैं और उसकी परवाह करते हैं। ऐसे लोग नहीं जो डिस्ट्रैक्टेड और इरिटेट करने वाले न्यूज एडिक्ट्स हैं, जो बार बार अपने फोन स्क्रीन पर जाना चाहते हैं। न्यूज सुनना कम करने से डेमोक्रेसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप न्यूज छोड़ने की कगार पर हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में लगातार एक डाउट रहता है, अगर आप खबरें नहीं पढ़ेंगे तो आपको करंट अफेयर्स कैसे समझ आएंगे? और फिर और भी चिंता का विषय ये है कि अगर आप खबरें नहीं पढ़ते तो उसके बावजूद आप एक जागरूक नागरिक कैसे रह पाएंगे और डेमोक्रेसी में हिस्सा कैसे ले पाएंगे? खैर, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक उन्हीं लोगों की तरह जिन्होंने ऐसे मास मीडिया आने से पहले किया था। एंशिएंट ग्रीस की अर्ली डेमोक्रेसी के वक्त एक्टिव सिटीजन्स खुद की जानकारी कैसे जुटाते थे? वे बहुत गहराई से सोचते थे और एक दूसरे से वाद विवाद करते थे। मॉडर्न डेमोक्रेसी के बुद्धिजीवियों ने भी ऐसा ही किया है। रूसो, मॉन्टेस्क, ह्यूम और लोके जैसे थिंकर्स को अपने तर्क विकसित करने के लिए रोलिंग न्यूज की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वे अपनी बात सलोन में पैम्फलेट के जरिए निबंध और वाद विवाद समितियों में रखते थे। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए आज हमें मिलने वाली खबरों की जरूरत नहीं है। आप शायद कहेंगे ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन बिना न्यूज मीडिया के हम पावर यानी सत्ता पर लगाम कैसे रखेंगे? डेमोक्रेसी तभी काम करती है जब सच्चाई सामने आती है, और मीडिया के अलावा ऐसा कौन करेगा? और इसका जवाब है कि जर्नलिस्ट वेल रिसर्च आर्टिकल्स लिखने के लिए तैयार हैं। असली जर्नलिज्म और न्यूज के बीच बहुत ही साफ फर्क है। जर्नलिज्म को कॉम्प्लेक्स स्टोरीज कहने की काबिलियत के साथ साथ उसके लिए तथ्य जुटाने और उस खबर की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताने की जरूरत है। ये खबर को आसान नहीं बनाता और ना ही शॉर्टकट अपनाता है। जर्नलिज्म के लिए स्किल, एक्सपर्टीज और वक्त की जरूरत होती है, और इस तरह का जर्नलिज्म ही सत्ता का हिसाब रखने के लिए सही है। इसका एक बड़ा और बेहतरीन उदाहरण वॉशिंगटन पोस्ट के लिए वाटरगेट स्कैंडल पर बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन का काम है। उनके लंबे आर्टिकल्स ने रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपति पद को प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया था। इस तरह के जर्नलिज्म का मतलब उन जर्नलिस्ट को अपॉइंट करना है जिनके पास अलग तरह का एक्सपर्टीज हो, ना कि उन लोगों को जो सतही रूप से 20 या 30 अलग अलग विषयों पर काम करते हैं। इसका मतलब उन आर्टिकल से है जो हमें किसी खास सब्जेक्ट के बारे में कुछ नया और कॉम्प्लेक्स बताते हैं, ना कि सिर्फ आम सी खबरों को कॉपी पेस्ट कर देना, जैसा अक्सर जर्नलिज्म के लिए किया जाता है। ये ऐसा काम है जो लंबे आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट और किताबों के जरिए किया जाना चाहिए, ना कि उस तरह जैसे हमारे सामने परोसा जाता है। और अगर आप करंट अफेयर्स की जानकारी रखना ही चाहते हैं तो ऐसा करने का सही तरीका है ऐसे पब्लिकेशंस को पढ़ना जो एक नापी तौली समरी मुहैया करता है। उदाहरण के लिए इकोनॉमिस्ट में एक वीकली फीचर छपता है, द वर्ल्ड दिस वीक, जो बिल्कुल यही करता है। इस तरह आप बातचीत के सभी विषयों की जानकारी रख सकते हैं बिना न्यूज से चिपके हुए। तो परेशान ना हो, न्यूज में रहे बिना भी डेमोक्रेसी ठीक से काम करेगी। तो क्या आप ज्यादा थॉटफुल और शांत दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? कुल मिलाकर न्यूज का ओवरलोड आपके दिमाग को रीवायर कर देता है, जिससे आप ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और खोखले थिंकर बन जाते हैं। आपका अटेंशन पाने के लिए मीडिया नेगेटिव न्यूज के प्रति आपकी संवेदनशीलता का फायदा उठाता है। बुरी खबरें स्ट्रेस पैदा करती हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और आपको कई फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। न्यूज आपको डिजास्टर्स यानी आपदाओं के सामने भी यूजलेस और बेकार सा महसूस कराते हैं। अपनी इन नेगेटिव आदतों से बाहर आने के लिए एक साफ ब्रेक लेना जरूरी है। आपको न्यूज को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। इस कठोर संयम को अपनाने से उम्मीद है आप ज्यादा साफ सोच पाएंगे और शांत महसूस करेंगे। क्या करें? बातचीत का एक टॉपिक चुनिए और उसी पर टिके रहिए। अगली दफा आप किसी दोस्त से मिलें तो उसे वो एक बात बताने के लिए कहें जो वे अच्छे से जानती हों, और फिर उसी बात पर उससे गहराई से चर्चा करें। शायद आप भी कुछ नया और इम्पोर्टेंट सीख जाएं। अगली बार आप उसे कुछ नया बताएं।